तो ये थी इस हफ्ते की टॉप न्यूज। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और स्नेही के पास चलेंगे, क्योंकि त्योहारों से पहले स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। जी स्नेही, जरा बताएं क्या है पूरी खबर। जी हाँ, स्टार्टअप्स की दुनिया में एक खबर आई है कि स्विगी ने अपना प्लेटफॉर्म फी जो है पर ऑर्डर उसको हाइक कर दिया है। अब ये 14 रुपए पर ऑर्डर है, पहले 10 से 12 रुपए की रेंज में रहता था। तो ये स्विगी पर सबसे लेटेस्ट न्यूज़ फ्लो है। इस पर इलारा ने एक नोट निकाला है और वो कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म फी हाइक है वो स्विगी का जो पाथ टू एबिटा उन्होंने जो टारगेट दिया है 5% एबिटा, ये स्विगी को उसके करीब ला सकता है। और ऐसी भी उम्मीद है कि इटर्नल जो कि पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था, वो भी इस मॉडल को फॉलो कर सकता है अगर उनके कस्टमर्स ये एक्सेप्ट करे तो। और जब से इंट्रोड्यूस हुआ है प्लेटफॉर्म फी और जब से स्विगी का लिस्टिंग हुआ है, याद रखिएगा 2023 में स्विगी का प्लेटफॉर्म फी मात्र 2 रुपए पर ऑर्डर था और अब ये 7 गुना बढ़कर 14 रुपए पर ऑर्डर हो गया है। पर इसके दम पर भी हमने स्विगी के वॉल्यूम्स में, उनके डिमांड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी है। तो ये लारा काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट कर रहा है स्विगी के लिए। और वो कहते हैं कि फॉर एवरी रुपया जो स्विगी अपना प्लेटफॉर्म फी ऊपर करता है, हर 1 रुपए के प्लेटफॉर्म फी हाइक के लिए स्विगी के टेक रेट्स पर 20 बिप्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और अगर हम ये अज्यूम करें कि 50% ऑर्डर्स पर भी अगर ये 14 रुपए का प्लेटफॉर्म फी लागू होता है, तो स्विगी का टेक रेट और एबिटा 30 बिप्स से सर्ज हो सकता है और एबिटा प्रॉफिट में भी लगभग 8 से 9% का जंप आ सकता है, जो कि लगभग 120 करोड़ रुपए तक का हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो काफी पॉजिटिव है ये स्विगी के लिए। और जोमेटो पर वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जोमेटो इस मॉडल को ना फॉलो करे, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और वो शायद अपने मार्केट शेयर और अपने कस्टमर बेस को बरकरार करना चाहे। पर वो कहते हैं कि अगर स्विगी के कस्टमर्स ने इस प्लेटफॉर्म हाइक पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो जोमेटो भी आगे जाकर अपना प्लेटफॉर्म फी हाइक कर सकता है। और जोमेटो के बारे में बात करें तो हर 1 रुपए का प्लेटफॉर्म फी हाइक जो वो लेता है, 22 बिप्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके टेक रेट्स पर। तो ये था सबसे लेटेस्ट न्यूज फ्लो स्विगी पर। स्विगी ने अब अपना प्लेटफॉर्म रेट 14 रुपए पर प्रति ऑर्डर हाइक कर दिया है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम हलचलें। और अब बढ़ेंगे अपने खास मेहमान की तरफ। हमारे साथ आज खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं रेने कॉस्मेटिक्स के को फाउंडर आशुतोष वलानी। आशुतोष, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सुर्खियां बटोरी हैं आपकी फंडिंग ने। तो जरा फंडिंग के बारे में सबसे पहले बताइए, कितनी फंडिंग हुई है और इस फंडिंग का इस्तेमाल कहां कहां होने वाला है। थैंक यू प्रशांत। तो हमने टोटल फंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी राउंड में टोटल मिला के करीबन 250 करोड़ की है। और ये फंडिंग इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ से हम जाना चाहते हैं टू बिकम द नंबर वन ब्रांड इन द कंट्री। जब हम मेकअप की बात करते हैं तो लास्ट 25 से 30 साल में इंडिया में कोई भी बहुत बड़ी ब्रांड बन नहीं पाई है। तो हमको चाहिए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे प्रोडक्ट और हमारे मार्केटिंग के जरिए रेने इंडिया की नंबर वन ब्रांड बन सके। तो ये फंडिंग वहां यूज की जाएगी मेजरली। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 साल में, ये हमारा करीबन चौथा साल है ब्रांड का। लास्ट 4 साल में हम पहले साल में हमने किया 30 करोड़, दूसरे साल में हमने किया 100 करोड़ रेवेन्यू, तीसरे साल में हमने किया 200 करोड़ रेवेन्यू, और जो चौथा साल 2025 जो अभी अंत हुआ है जिसका, उसमें हमने करीबन 350 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिससे हम बनते हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कलर कॉस्मेटिक्स ब्रांड इन द कंट्री। जी, काफी बेहतर और नया जमाना है। नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और नई सोच में बिना जेंजी के बात नहीं बन सकती। तो हमें बताइए कि एक ऐसी जनरेशन जो अपने लुक्स को लेकर काफी सोचती है और काफी ज्यादा कंसर्न रहती है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट जेंजी का है। तो उनको लेकर भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो रहा है। कॉस्मेटिक्स की जो दुनिया रही है वो हम जैसों के लिए या हमसे पहले की जनरेशन के लिए वो ओकेजनली रही है, लेकिन जेन जी डे टू डे लाइफ में भी कॉस्मेटिक्स का काफी इस्तेमाल कर रहे जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मिलेनियल्स या हमारी जनरेशन या हमारे पहले की जनरेशन देखे, तो एक तो पहले उनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। और जो भी ऑप्शन थे वो 2-3 आइटम होती थी पहले, कि काजल लगा लीजिए, थोड़ा-सा ब्लश कर लीजिए या तो थोड़ी-सी लिपस्टिक लगा लीजिए। लेकिन अब की जो जनरेशन है, वो पूरी सोशल मीडिया जनरेशन है। तो उसमें पहनावा, दिखावा, ये बिकम्स फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हमको अच्छा दिखना है, हमको अच्छा बन के जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। तो जेन ज़ी अपना फ्यूचर है। तो इसके लिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जेन ज़ी हो या तो मिलेनियल हो, दोनों का एजुकेशन, दोनों का लिटरेसी टुवर्ड्स मेकअप बहुत बढ़ चुका है।
तो इसलिए अब यूसेज बहुत बढ़ने वाला है। तो जेनजी के बिना तो हमारा कोई चारा ही नहीं है। तो हमको प्रोडक्ट ऐसे ज़रूर बनाने पड़ते हैं कि जो मिलेनियल भी यूज़ करे, लेकिन जेनजी को भी अच्छे लगे। जी वाकई आपने सही कहा। अब जरा हम रेने की जर्नी के बारे में बात करेंगे। पिछली दफा जब आशिका से बात हो रही थी तो वो लगातार अपनी टीम के बारे में बता रही थी कि कितना ज़रूरी होता है एक टीम का बेहतर होना। तो हमें बताइए ये एसोसिएशन हुआ कैसे और अब तक की जो जर्नी रही वो किस तरह की रही है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आशिका एक्चुअली मेरी स्कूल सीनियर थी। तो आशिका को मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ। और प्रियांक जो हमारे तीसरे को-फाउंडर है, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ। तो मैंने और प्रियांक ने इसके पहले एक ब्रांड चालू की थी जिसका नाम था बियर्डो। शायद आपने सुना हो, जो मेंस ग्रूमिंग में था। वो ब्रांड हमने करीबन 2020 में मैरिको को बेच दी। उसके आसपास मैंने, प्रियांक ने और आशिका ने डिसाइड किया कि जब हम ये बियर्डो एग्जिट कर रहे हैं तो अब अगला क्या करेंगे। तो तब ये आइडिया आया कि थोड़ा बड़ा मार्केट में जाते हैं, क्योंकि मेंस ग्रूमिंग एक एक मार्केट करीबन 5,500 करोड़ का था। और जो फीमेल ग्रूमिंग मार्केट है, जो बीपीसी जिसको बोलते हैं, वो करीबन 1 लाख करोड़ मार्केट, 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो हमने सोचा अगर हम 5-6 हजार करोड़ के मार्केट में इतना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, तो क्या हम यही फॉर्मूला रिपीट करके इसमें और बड़ा ब्रांड विमेन में बना सकते हैं, जो कि उससे ऑलमोस्ट 20 टाइम्स बिगर मार्केट है। तो इसलिए हमने सोचा कि रेने एक सही तरीका है टू एंटर द मार्केट। और हमने वो भी देखा कि 50 से 60 साल में इंडिया में इक्का-दुक्का ब्रांड को छोड़ के और कोई बड़ी ब्रांड बन नहीं पाई है। वो क्यों नहीं बन पाई है, उसका उसका हमने कारण समझा। और कैसे हम एक नई ब्रांड बना पाए, उसका हमने कारण समझा। और हमने लॉन्च किया रेने कॉस्मेटिक्स 2020 अगस्त में। पता है आशुतोष, यही अच्छा लगता है। मतलब मैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस और स्टार्टअप को इसी में बड़ा फर्क मानता हूं, क्योंकि स्टार्टअप्स में जैसे आप भी बात करें, एक आंखों में चमक है आप सभी के। और आप जो अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं और कितनी अहमियत है एक अच्छी टीम की किसी भी स्टार्टअप में, उसको बार बार वैलिडेट होता है इस तरह की बातचीत से। अब दर्शकों की दिलचस्पी आपके सेलेब एंडोर्समेंट में भी है। तो हमें बताइए कि इस फ्रंट पे क्या कुछ हुआ है और कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल रहे आपकी इस यात्रा में? इंडिया में जब कोई भी एक ब्रांड चालू करनी होती है ना, तो उसका एस्पिरेशन, मतलब उसकी भावना जागती है किसी और को देख के, कि कोई और अगर यूज कर रहा है और वो कोई और यूज करके अच्छा लग रहा है, तो हमें भी ऐसा लगना है। ठीक है। तो जो प्रोत्साहन हमको मिलता है वही प्रोडक्ट यूज करने का, वो सबसे ज्यादा होता है जो हमको रोज दिखता है। अब वो टीवी के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो, यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सेलिब्रिटीज को साथ लेके चले, क्योंकि सेलिब्रिटीज ही अपने यहाँ का पूरा इंस्पिरेशन बने हुए हैं कि वो जो करते हैं वो भी हमको करना है। और वो हमसे एक कदम कहीं ना कहीं आगे होते हैं। फैशन की बात कर लीजिए, मेकअप की बात कर लीजिए, स्किन केयर ग्रूमिंग की बात कर लीजिए। तो उनको साथ में रख के अगर हम ब्रांडिंग करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो ब्रांड रिकॉल बनता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से हमने 4 साल में करीबन 4 to 5 फेसेस यूज किए हैं। हमने इलियाना डिक्रूज, मोनी रॉय, रश्मिका मंदाना, जानवी कपूर और आज हमारे साथ मृणाल ठाकुर जुड़े हुए हैं। तो हम टाइम टाइम को लेकर हम लोग जुड़ते जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा तब रेलेवेंस होता है, उसके साथ हम लोग पार्टनरशिप करते हैं और उनके माध्यम से भी हम लोग ज्यादा लोग को पहुंचने की ट्राई करते हैं। यही चीज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ भी होती है और यही चीज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी होती है। वाकई वाकई, और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आइडल्स होते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, उन्हें देख के ही लोग उनके प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अपनाते हैं। आगे ग्रोथ का क्या आउटलुक है? आपने मोटा मोटी तो बात बताई दी, लेकिन क्या प्लानिंग है? जी, मैंने जो आपका पहला सवाल का जैसा उत्तर दिया था कि हमको देश का नंबर 1 मेकअप ब्रांड बनना है और वही हमारा एस्पिरेशन है। तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमको 1000 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस करना है और हमको नेक्स्ट 5 से 6 साल में देश का नंबर 1 ब्रांड बनना है। बस यही तरफ हमारा काम चल रहा है। उसके आस-पास हम और कुछ नहीं सोचते हैं, आँख बंद करके बस मेहनत करते हैं और इच्छते हैं कि हम लोग जहाँ हमने टारगेट किया है वहाँ पहुँच जाएँगे। शुक्रिया करेंगे आशुतोष हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम इंसाइट्स देने के लिए। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से शुभकामनाएं। और एक वादा ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा, अगली दफ़ा आप सभी हमारे स्टूडियो आइए। हम स्टूडियो में आपके साथ इंस्पायरिंग शो करेंगे स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और ये वादा मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। आप बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और मैं बिना किसी देरी के परिचय करा दूं, हमारे साथ एटॉमिक कैपिटल के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर अपूर्व गौतम साहब जुड़ चुके हैं। अपूर्व, बहुत खुशी हो रही है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। फंडिंग को लेकर काफी चर्चा में रही है कंपनी। हमें बताइए कि फंड का टारगेट सेक्टर्स आखिर कौन कौन है। थैंक यू सो मच पहले तो मुझे बुलाने के लिए। यदि मैं एटॉमिक कैपिटल के टारगेट सेक्टर के बारे में बात करूं तो हमारा विश्वास है कि इंडिया का इकोनॉमी कंजम्पशन विल बी अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी और इंडिया कंजम्पशन जो ड्राइव होगा वो इंडियन ब्रांड्स की वजह से ड्राइव होगा। तो हमारे प्राइमरली दो फोकस एरियाज हैं। एक तो कंज्यूमर कंपनीज, वो कंज्यूमर कंपनीज ब्रांड भी हो सकती हैं और वो कंज्यूमर कंपनीज कंज्यूमर टेक कंपनी भी हो सकती हैं। दूसरा, बिकॉज इतनी सारी कंज्यूमर कंपनीज इंडिया में बनेंगी तो हम लोग बहुत बुलिश हैं कंज्यूमर इनेबलर्स को लेके भी। कंज्यूमर इनेबलर्स का मतलब कंपनीज जो बाकी कंज्यूमर कंपनीज की हेल्प करेंगी। वो लॉजिस्टिक्स कंपनी हो सकती हैं, पेमेंट्स कंपनी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो सकती हैं। तो ब्रॉडली यदि मैं बोलूँ तो एटॉमिक कैपिटल का फोकस होने वाला है कंज्यूमर एंड कंज्यूमर इनेबलर्स पर। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो लोग भी आपको सुन रहे होंगे, जो भी इस सेक्टर्स में डील करते हैं, उनको काफी बूस्ट मिलेगा। अपूर्व, फंडिंग हासिल करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब वो क्या क्राइटेरिया हैं जो आपके इस फंडिंग को पाने के लिए फिट बैठते हैं? आई थिंक मैं फंडिंग को एक प्रोफेशनल मैरिज की तरह देखता हूँ। आई थिंक ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। कुछ चीज़ें तो बहुत मैटर करती हैं और हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब स्टार्टअप्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि एक कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है फाउंडर्स और उनकी टीम। बिकॉज़ हमारी जो प्लेबुक है, उसमें हम बहुत ही क्लोज़ली काम करते हैं फाउंडर्स के साथ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टीम कैसी है, फाउंडर्स कैसे हैं। दूसरा, हमारा एक कोर विश्वास है कि कैपिटल एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, वो डे 1 से ही सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनियाँ जो बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट हों, क्योंकि हम एक अर्ली स्टेज फंड हैं, तो एक लिमिटेड पूँजी के साथ कैसे हम मैक्सिमम आरओआई ला पाएँ, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, रेवेन्यू मोमेंटम, एक कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए। सो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, वाक़ई काफ़ी काफ़ी बेहतर। तो ये तमाम पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखना होगा तमाम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास कुछ आइडिया है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा अपूर्व। कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह से ग्रोथ हो रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर स्टार्टअप इकोसिस्टम होने वाला है। यदि आप बात करें बोथ इन टर्म्स ऑफ या तो क्वांटिटी या क्वालिटी, तो पहले मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ। यदि आप देखेंगे सन 2022 तक क्यूमुलेटिव स्टार्टअप बेस वाज अराउंड 1,20,000 रफली स्टार्टअप्स एंड 2023 में रफली वन थर्ड ऑफ स्टार्टअप्स 2023 में ही आए। तो मुझे लगता है एक बहुत ही गति मिली है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, तो वो नंबर्स दिखा रहे हैं। दूसरा, ना सिर्फ नंबर्स में बट क्वालिटी में। हमारा फंड एटॉमिक कैपिटल 300 से 400 स्टार्टअप फाउंडर्स से हर साल बात करता है। तो हम देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह के फाउंडर्स अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले एक लिमिटेड सेट ऑफ लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एक वायबल ऑप्शन देखते थे। अभी ना सिर्फ यंग लोग बट आल्सो एक्सपीरियंस्ड लोग, ना सिर्फ मेट्रो सिटी में बट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। तो एक बहुत ही क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न है रिस्क कैपिटल। एटॉमिक कैपिटल एंड हमारे जैसे फंड्स जो आकर सपोर्ट कर रहे हैं फाउंडर्स को, उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस आया है और ये मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत तो संभावनाओं का पूरी ज़मीन है। हर सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ हो रही है। स्टार्टअप तो भारत की इस पूरी विकसित भारत की यात्रा में बहुत अहम रोल अपना रहे हैं। हमें बताइए, मेट्रो सिटीज़ के अलावा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में काफ़ी पोटेंशियल स्टार्टअप्स को दिख रहा है। आपकी इस पर क्या स्ट्रेटजी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारी इन्वेस्टिंग का। हमारा ये कोर बिलीफ है कि इंडिया का जो कंजम्पशन का ग्रोथ आने वाला है, वो मिडिल इंडिया से एक बहुत बड़ा पार्ट आएगा। तो हमारा पूरा फंड मिडिल इंडिया की तरफ फोकस्ड है और यदि मैं मिडिल इंडिया की बात करूँ, तो मिडिल इंडिया सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट
लार्जर बहुत बड़ा पार्ट ऑफ मिडिल इंडिया बियॉन्ड, जैसे आपने सही बोला कि टॉप 10 सिटी, टॉप 20 सिटीज के बियॉन्ड है। और ये चीज एविडेंट भी है। यदि मैं करंट पोर्टफोलियो कंपनीज की बात करूं, हमने ऑलरेडी 4 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसमें यदि मैं ग्रोथ देखूं, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है वो टियर 3 सिटी से आ रही है। और उसका एक रीजन भी है। आप देखिए, यदि आप टियर 3 टियर 4 टाउन्स में रहते हैं, वहां पे शायद आपको हर चीज फिजिकल आउटलेट में, मॉल्स में, ब्रांडेड स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलाय करते हो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और आजकल कंटेंट को लेके जैसे डेमोक्रेटाइज़ेशन हो गया है, सब लोग सेम कंटेंट देख रहे हैं और एक्सेस सबको हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ब्रांड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करने वाले हैं, स्पेशली टियर 3, टियर 4 टाउन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, और ये हमारा कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है एटॉमिक कैपिटल का। एक आखिरी सवाल अपूर्व, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या टिप्स देने वाले हैं जो आपको सुन रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करूँगा, और मैं देख रहा हूँ कि आसपास के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को लेके एक नया उत्साह आया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करूँगा उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप आने के लिए। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है हर एक एंटरप्रेन्योर को और फाउंडर को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो उनको क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं करना चाहिए उनको कि न्यूज़ में आ रहे हैं, अखबारों में आ रहा है। एक कोर रीज़न होना चाहिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक पर्पज़ आइडेंटिफ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यदि आप स्टैटिस्टिकली देखें, तो 90 टू 95% स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को एक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम पूरी मेहनत करके स्टार्टअप करेंगे, बट हो सकता है फॉर कई कारण से, कई बार आपके खुद के कंट्रोल में, कई बार बियॉन्ड कंट्रोल, स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक लोगों को मेंटली प्रिपेयर होकर चलना चाहिए, वो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो आई थिंक काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें आइडिया नहीं मिल रहा, हम आइडिया मिलेगा तब करेंगे। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आइडिया सिर्फ 1% होता है। जो रियल सक्सेस होती है स्टार्टअप की, वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। तो मेरा लास्ट संदेश रहेगा कि 1% इज़ आइडिया, 99% एग्जीक्यूशन। तो सिर्फ आइडिया को कंस्ट्रेंट ना बनाएँ, या फिर आइडिया को सोच के ना बैठ जाएँ कि हमारा आइडिया आ गया है। एग्जीक्यूशन ही है जो सक्सेस को गारंटी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपूर्व, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से यात्रा जारी रहे। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था इस हफ्ते का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो। कोई सुझाव हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।